अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ एक एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, एक एक डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट। पहला आ रहा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपके साथ में ना रिवाइज कर लूँ ये सारे के सारे फीचर्स, क्योंकि पहले आपके माइंड में ये लोडेड हो जाना चाहिए कि कौन कौन से फीचर्स फॉरवर्ड के होते हैं, तभी मेरी आगे की जो डिस्कशन है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। लेट अस रिवाइज द फीचर्स। बोथ द पार्टीज इन द राइट ऑफ द ऑब्लिगेशंस, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करना ही पड़ेगा। T0 में कोई कैश फ्लो नहीं है, आज कोई किसी को पैसा नहीं दे रहा है। टी मैच्योरिटी में या तो फिजिकल होगा कैश सेटलमेंट होगा। ये पहले फीचर्स पार्ट 1 हो गए। नो मार्जिन, फॉरवर्ड में कोई मार्जिन जमा नहीं करनी पड़ती। रीप्राइसिंग मार्क टू मार्केट नहीं किया जाता, कोई चेंज नहीं होती, वही सेम प्राइस चलती रहती है। और स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड भी नहीं होते हैं। ये फीचर्स पार्ट 2 हो गया। अब फीचर्स पार्ट 2 में मैंने आपको तीन चीज़ें और सिखाई थी, अनरेगुलेटेड, कस्टमाइज और सम क्रेडिट रिस्क। ये तीनों चीज़ें जो है ना ये ऊपर वाले पॉइंट से डिराइव हो रही है। पहला आ रहा है अनरेगुलेटेड, तो सीधी बात है अगर स्टॉक एक्सचेंज है ही नहीं तो अनरेगुलेशन तो आएगा आएगा। कस्टमाइज है, सीधी बात है कि स्टॉक एक्सचेंज नहीं है तो आपका कोई आपको जो चाहो कर सकते हो। और सम क्रेडिट रिस्क क्यों बोला, क्योंकि मार्जिन डिपॉजिट नहीं हो रही, मार्जिन नहीं है तो कोई सिक्योरिटी मनी नहीं है, तो सिक्योरिटी मनी नहीं तो क्रेडिट रिस्क तो हो गई। तो नीचे वाले 3 पॉइंट्स भले आप भूल जाओ तो आपको रिकॉल हो जाएंगे ऊपर के पॉइंट से, लेकिन फर्स्ट 3 पॉइंट्स फीचर्स पार्ट 1 एंड नेक्स्ट 3 पॉइंट्स फीचर्स पार्ट 2, ये आपको 6 पॉइंट ना हमेशा याद होने चाहिए हर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के, चाहे वो फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप हो। क्लियर है? मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो ऊपर वाला एग्जाम्पल को रीड्रॉ कर रहा हूँ मैं। डेट है 1 सितंबर जो थी मेरी, ये रेड कॉन्ट्रैक्ट किया मैंने। इन्वेस्टर सी को लग रहा है कि 150 से नीचे जाएगा, इन्वेस्टर डी को लग रहा है कि 150 से ऊपर जाएगा येलो शेयर का प्राइस। अब सी ने क्या बोला, मैं सेल करूंगा येलो शेयर्स 30 नवंबर को डी को एट 150। ये बात हो चुकी थी ना, ये कॉन्ट्रैक्ट था, ये रेड कॉन्ट्रैक्ट था। अब यहाँ पे जो क्रेडिट रिस्क में बोल रहा हूँ तब से, क्रेडिट रिस्क है, डिफॉल्ट रिस्क है, ये क्या है? ये है कि अगर 30 नंबर को प्राइस 180 हो गई तो सी माइट नॉट ऑनर, मतलब सी क्या करेगा, सी देगा धोखा, सी देगा धोखा डी को। अगर दूसरी जगह 30 नंबर का प्राइस 140 हो गई तो लॉस किसको हो रहा है यहाँ पे, डी को हो रहा है। डी बोला 150 से ऊपर जाएगी लेकिन 140 हो गई, 150 के नीचे हो गई, तो डी माइट नॉट ऑनर दी कॉन्ट्रैक्ट, ये हो जाएगा धोखा। तो जो धोखा है यही इसी को हम कहते हैं क्रेडिट रिस्क। क्यों मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर ये लोग कर रहे हैं जो नीचे मैंने ड्रॉ किया है, वहां पे होता है क्रेडिट रिस्क। और क्रेडिट रिस्क का मतलब होता है कि धोखा दे सकते हैं एक दूसरे को। सी दे सकता है डी को, डी से दे सकता है सी को। ठीक है, अब देखते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखोगे ना तो बेसिकली 3 तरीके के हो सकते हैं। एक होता है शेयर्स, गोल्ड, अदर सिक्योरिटीज एक्सेट्रा, जहाँ पे अंडरलाइंग एसेट आपकी शेयर्स हो सकती हैं, गोल्ड हो सकता है, अदर सिक्योरिटीज, या जो मन में आपके चाहे ना प्रोडक्ट, उस पर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वाई, बिकॉज इट इज अनरेगुलेटेड, कोई बीच में टोकने नहीं आने वाला। अनरेगुलेटेड का मतलब ये है कि बीच में कोई टोकने नहीं आने वाला। जो मन में चाहे ना पेपर में लिखो, साइन करो, और उसको ऑनर करना नहीं करना बाद में देखना। किसी मूवी की टिकट में भी आप कर सकते हो, इस मूवी की टिकट की प्राइस क्या होने वाली है, या किसी जगह कोई इवेंट की प्राइस क्या होने वाली है, टिकट की प्राइस क्या होने वाली है, या किसी भी चीज़ का जो चीज़ आज डिसाइडेड नहीं है, जो कल के ऊपर छुटी हुई है, कि जैसे कि आपका हो गया शेयर का प्राइस हो गया, गोल्ड का प्राइस हो गया, या बाकी कुछ सिक्योरिटी होगी जिसका प्राइस आज डिसाइडेड नहीं है, जिसका प्राइस या तो उसका डिसाइडेड है और कल कुछ भी हो सकती है उसके वैल्यू जो ऊपर नीचे होती रहती है, उस पर आप बेटिंग कर सकते हो, सट्टा खेल सकते हो। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में सिंस यहाँ पे कोई टोकने वाला नहीं है, तो आप किसी भी चीज़ पे आप कागज में कुछ भी लिख सकते हो। मतलब पीस ऑफ पेपर में आप जो प्रोडक्ट के पास चाहो, प्रोडक्ट के चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, करेंसीज पे कर सकते हो, करेंसी यानी कि रुपीज़ और डॉलर्स में भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। ये फॉरेस्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तीसरा आ रहा है अंडरलाइंग एसेट, इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। दीज आर नोन एज फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट, FRA। तो ये FRA क्या होता है, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट। फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट एक ऐसे तरीके का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें अंडरलाइंग एसेट इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। जो मार्केट में बैंक जो लोन देती है उसका इंटरेस्ट रेट, डिपॉजिट का रेट, जो भी इंटरेस्ट रेट्स होते हैं ना, इंटरेस्ट रेट्स, वो इंटरेस्ट रेट अगर अंडरलाइंग एसेट है उस पर अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो कहलाएगा फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट, FRA। अब देखते हैं ये FRA काम कैसे करता है। FRA काम ऐसे करता है कि मेरे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पे एक ई है जो बोरोवर है जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, और मेरे पास बैंक है। दो पार्टी हो गई, एक हो गया बोरोवर, एक हो गया बैंक। यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज नहीं बना रहा हूँ, क्यों नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज होता नहीं है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। अब ये रेड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यानी कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हुआ।
तो ई बोरोवर जो है ना, ही नीड 1 लाख रुपीज आफ्टर 2 years फॉर 1 year। उसको 2 साल बाद 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ 1 साल के लिए। मतलब वो उसका कुछ प्लानिंग है कि मैं 1 लाख रुपए का कुछ करने वाला हूँ, कुछ लेने वाला हूँ, कुछ बेचने वाला हूँ, समथिंग। तो उसको लग रहा है यार 2 साल बाद ना मुझे 1 लाख रुपए मेरे जेब में होने ही चाहिए, मुझे चाहिए चाहिए, और वो 1 साल में मैं लौटा दूंगा। ये फॉर 1 ईयर का मतलब क्या है? फॉर 1 ईयर का मतलब ये है कि वो 1 लाख रुपए 1 साल के अंत तक लौटा देगा सामने वाले को, जिससे भी वो लेगा ना 1 लाख रुपए, उसको लौटा देगा 1 साल बाद, रीपेमेंट कर देगा 1 लाख। सो फॉर 1 ईयर सिर्फ 1 साल के लिए मुझे 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, 2 साल बाद। तो बैंक के पास गया, बैंक ने उसको रेट दिया 10%, कि यार 10% इंटरेस्ट रेट लगेगा अगर तू 2 साल बाद मेरे पास आएगा 1 लाख रुपए मांगने, तो मैं तेरे को 10% चार्ज करूंगा 1 लाख के पीछे, यानी कि 10,000 रुपए। मतलब 1 साल के बाद तेरे को, मेरे को, बैंक वाले को 1,10,000 रुपए वापस करने पड़ेंगे, 10,000 ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। अब ई को फील हो रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट्स है ना वो बढ़ने वाले हैं 2 साल बाद। सो इट इज बेटर टू एंटर अ कॉन्ट्रैक्ट नाउ देन टू वेट फॉर 2 years। मतलब ई मन में क्या सोच रहा है? ई मन में सोच रहा है, देखो 10% से बढ़ने वाला है। ई सोच रहा है यार अगर मैं आज इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ 10% में, कल को अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट 12% हो गया, 13% हो गया, तो मेरे को तो यार ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। सो इट्स बेटर कि 10% पे ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कि चलो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये तो जाएंगे ना घर से, 12,000, 13,000, 14, 20,000 कुछ भी हो सकता है। डर लग रहा है किसको? ई को डर लग रहा है कि बढ़ जाएगा, तो चलो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है भाई। बैंक 10% नीचे सोच रही है कि यार कल को बैंक सोच रही है, क्योंकि देखो बैंक भी तो लॉस में काम करेगी नहीं, जितना दिमाग ई के पास है उतना दिमाग बैंक के पास भी तो है। कि बैंक सोच रही है कि यार ऐसा नहीं है, इंटरेस्ट रेट्स मेरे को, बैंक को लग रहा है कि कम होने वाला है, 9%, 8% होने वाला है, तो हमको एक ऐसा बोरोवर मिल रहा है जो 10% इंटरेस्ट देगा। मतलब मार्केट में इंटरेस्ट रेट जब, मतलब नया लोन जो देने वाले होंगे 2 साल बाद, जो बैंक नया लोन देगी वो 8%, 9% में देगी। लेकिन ये जो पुराना बोर है ना ई, इसके साथ तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं, आज 2 साल पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं कि जो ई है वो तो हमको 10% इंटरेस्ट देगा। तो कितना अच्छा बोरोवर फंस गया कि जो 10% देने को तैयार है, अगर ये 2 साल बाद आएगा तो हमको इनको 8% पे देना पड़ेगा। 2% का लॉस बैंक क्यों झेले? बैंक भी स्मार्ट है, ई भी स्मार्ट है। ई सोच रहा है 10% से ऊपर होगा, बैंक सोच रहा है 10% के नीचे होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा गया? कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा गया कि ई विल बोरो 1 लाख रुपीज फ्रॉम द बैंक आफ्टर 2 years फॉर 1 year एट द रेट 10%। ये हुआ एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, और ये हुआ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि FRA, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट, जहां पे इंटरेस्ट रेट को पकड़ा गया, और इंटरेस्ट रेट जो है आपका अंडरलाइंग एसेट है। अब समझ में आया कि जहां पे इंटरेस्ट रेट आपका अंडरलाइंग एसेट है, उससे बना हुआ डेरिवेटिव कहलाता है फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट, यानी कि FRA कॉन्ट्रैक्ट, रेट कॉन्ट्रैक्ट। अब इस रेट कॉन्ट्रैक्ट का जो रेट है, यानी कि FRA का रेट है, डेरिवेटिव का रेट है, वो है 10%। है ना, 10% में कॉन्ट्रैक्ट किया। दिस 10%, यानी कि 10% हैज बीन कैलकुलेटेड और डिराइव्ड फ्रॉम यूजिंग द इंटरेस्ट रेट्स। वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट दिस 10% इन दी फॉलोइंग लेक्चर्स। हमारे कोर्स में ये दिया हुआ है कि 10% जो डिसाइड हुआ, यानी कि बैंक ने सामने वाले को बोला, लिखा ना मैंने यहाँ पे कि बैंक गेव द रेट ऑफ 10%, तो बैंक ने कुछ कैलकुलेशंस की होगी ना कि 10% 2 साल बाद हमको दें, इसको ई को दें, 10% इंटरेस्ट में 1 लाख रुपए दें। तो 10% जो है ये हमारे कोर्स में दिया हुआ कि कैलकुलेट कैसे होता है, ये भी हम आगे चल के सीखेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना ज़रूरी है कि अंडरलाइंग एसेट, यानी कि ग्रीन इंटरेस्ट रेट्स, मतलब वो आपका अलग प्रोडक्ट है, और डेरिवेटिव FRA से बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट वो अलग है। डेरिवेटिव की जो वैल्यू है 10%, वो यानी इंटरेस्ट रेट से बनी है। तभी हम कहते हैं ना डिराइव फ्रॉम डिराइव्ड। तो डिराइव को समझने में ना समझ में ही नहीं आता, कि डिराइव का मतलब क्या है, डेरिवेटिव डिराइव मतलब क्या है। तो डिराइव का मतलब ये है कि हम आगे चल के सीखेंगे कि जो 10% आया कैसे। ये हम इस इंटरेस्ट रेट्स को, अंडरलाइंग एसेट को यूज़ करेंगे, अंडरलाइंग एसेट्स की वैल्यूज 12%, 13%, 14%, बहुत सारे रेट्स होंगे, उसको यूज़ करके 10% तक आए होंगे। तब मैं आपसे कहूँगा कि ये अंडरलाइंग एसेट्स 10%, 12%, 13%, जो भी इंटरेस्ट रेट्स है, इससे बना हुआ 10%, इसी से बना 10% है, यही फॉर्मूला यूज़ किए। ये 10%, 13% नहीं होते तो ये 10% आता ही नहीं। अंडरलाइंग एसेट की 12%, 13%, 14%, जो भी चल रही, जो वैल्यूज हम यूज़ करेंगे, वो वैल्यूज़ को यूज़ करके हम 10% निकालेंगे। तो मैं आपसे तब ये कहूँगा कि अंडरलाइंग एसेट नहीं होते तो डेरिवेटिव नहीं होता। तो एफ जो डेरिवेटिव को हम बार बार बोलते हैं ना, डिराइव फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट, डिराइव फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट, सुन सुन के आप पक चुके हैं डिराइव फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट। इसका मतलब ये है कि जो फॉर्मूला है डेरिवेटिव की वैल्यू निकालने का, वो फॉर्मूला अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू पे डिपेंड करता है। वो फॉर्मूला अंडरलाइंग एसेट को यूज करके बना है।
समझे? तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। डिराइव फ्रॉम का मतलब ये है कि जो डेरिवेटिव की प्राइस निकलेगी ना 10% हमारे केस में, ये बनी है अंडरलाइंग एसेट्स इंटरेस्ट रेट से। अब देखते हैं 2 साल बाद हुआ क्या। 2 साल बाद मार्केट का इंटरेस्ट रेट हो गया 12%। 12% हो गया, कौन जीता? ई जीत गया। मतलब ई जो सोच रहा था मन में, स्पेकुलेट कर रहा था, इसको हम बोलते हैं स्पेकुलेशन, अनुमान लगाना। तो उसने एस्टिमेट कर रहा था वो कि 10% से ऊपर जाएगा, और ऊपर चला गया, 12% हो गया। अब देखो क्या किया ई ने, क्या किया, ई तो बहुत स्मार्ट है। ई ने क्या किया, ई बोरोवर है, इसने 1 लाख रुपीज लोन ले लिया 10% के रेट से। और क्या किया, यही ई ने एफ को 1 लाख रुपए लोन दे दिए 12% के रेट से। तो एफ था, ई की तरह एफ को भी पैसों की रिक्वायरमेंट थी, तो ई ने एफ से बात किया कि देखो 1 लाख रुपए चाहिए, मेरे पास है 1 लाख रुपए, लेकिन मैं जो इंटरेस्ट रेट है ना मार्केट में जो चल रहा है 12%, मार्केट में तो 12% चल रहा है ना, मैं 12% ऐसे चार्ज करूंगा, यानी कि 1 लाख के पीछे तुझे मुझे 12,000 देने पड़ेंगे 1 साल बाद। तो एफ मान गया, ठीक है यार, मार्केट का इंटरेस्ट रेट ही चार्ज कर रहे हैं। और ई को मन ही मन पता है कि वो 10% इसको पे करना है बैंक को, तो 2% बीच में कमा लिया वो। बोरोवर ई स्मार्ट। सो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, मतलब ये जो कहानी हो रही है, ये कहानी हो रही है 2 साल बाद, है ना, ये कहानी जो मेरी हो रही है ना, ये हो रही है, ये 0 था, ये 2 ईयर्स है, और ये थर्ड ईयर का एंड है। ये 2 ईयर का एंड है, ये फर्स्ट ईयर का एंड है, ये थर्ड ईयर का एंड है। तो ये जो मैंने आपको बताया ना, ये यहाँ की बात चल रही है, इंटरेस्ट रेट 12% हो चुका है। अब एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, यानी कि ये आपका हो गया 0, 1, 2, और ये थर्ड ईयर का एंड, 1 साल बाद। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर क्या होगा, एफ ई को 1 लाख रुपए वापस करेगा, क्योंकि उसको 1 साल के लिए चाहिए थे, और 12,000 रुपए यानी कि 12% इंटरेस्ट के रेट से इंटरेस्ट पे करेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, 1 लाख प्लस 10,000 यानी कि 1,12,000। फिर ई क्या करेगा, 1 लाख प्लस 10,000 यानी कि 10% इंटरेस्ट रेट से बैंक को रीपे कर देगा। तो बेसिकली अपन को दिखता ये है कि ई को प्रॉफिट कितना हुआ, 1,12,000 रुपये उसको एफ से आए, 1,10,000 रुपये उसने बैंक को दे दिए, घर पे उसके बाद 2,000 रुपये बच गए, प्रॉफिट कमा लिया। या फिर प्रॉफिट टू ई आप कैलकुलेट कर सकते हो, 12% माइनस 10% मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। 2% मैं कह रहा था ना, 2% कमाया उसने 1 लाख रुपए के पीछे, तो 2,000 रुपये उसने कमा लिए। दिस इज प्रॉफिट टू ई। तो इस तरीके से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट काम करता है। लेकिन इसमें भी एक और एलिमेंट है, वो ये है कि वाई जीरो, यानी कि टुडे, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, किसके किसके बीच, ई और बैंक के बीच 10% पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, पहला साल निकल गया, दूसरे साल के अंत में पता चला कि यार मार्केट में इंटरेस्ट रेट 12% चल रहा है। सो एट दिस स्टेज वी नो दैट द ई हैज मेड प्रॉफिट। ई को तो पता चल गया था ना, देखो ईयर 2 के एंड में, ये जो ईयर 2 के एंड में ई को तो दिख रहा है सामने कि 10% पर उसने 1 लाख रुपए लिए बैंक से, और 12% में दे दिए एफ को। तो ई को तो पता चल गया कि उसके पास तो यार प्रॉफिट हो चुका है, और बैंक को भी तो दिख ही रहा होगा ना यार, 12% रेट चल रहा है, 10% में मेरे को हमको लोन देना पड़ रहा है ई को, तो 2% का तो लॉस बैंक को हो ही रहा है सामने। और ईयर 3 के एंड में प्रॉफिट बन रहा है 2,000 रुपये। सो वॉट वी विल डू, वी विल कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस 2,000, मतलब ईयर 3 के एंड में ई को 2,000 रुपये घर में आएंगे। ईयर 2 के एंड में ई को पता चल चुका है कि 1 साल बाद उसको 2,000 रुपये मिलने वाले हैं, उसको मिले नहीं है। ईयर 2 के एंड में जब उसने एफ को 1 लाख रुपए दिए 12% के रेट से, और बैंक से 1 लाख रुपए लिए थे 10% के रेट से, तो उसको ई को पता चल चुका है एक ईयर 2 के एंड में कि उसको 2,000 रुपये कमा लिया है वो। देखिए जो 2,000 रुपये से कमाए हैं ना, वो उस दिन कमा तो लिए, बट उसको मिलेंगे कब, 1 साल बाद मिलेंगे, ईयर 3 के एंड में, जब रीपेमेंट का टाइम आएगा। तो इसकी अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, वो प्रेजेंट वैल्यू बैंक पे कर देगी ई को, आज ही पे कर देगी। तो ई के लिए भी अच्छा है, ई सोच रहा है कि 1 साल बाद 2,000 रुपये मेरे को आएंगे, इससे अच्छा जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज होती है वो मेरे को मिल जाए आज। और बैंक भी चाहती है कि उसको पे कर दे ये 2,000 रुपये का प्रेजेंट वैल्यू। क्यों बैंक चाहती है 2,000 रुपये का पेमेंट कर दे आज, जो 3 साल बाद होने वाला है, यानी कि ईयर 3 के एंड में होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि नाउ बैंक कैन गिव दिस 1 लाख रुपीज टू समवन एल्स एट द रेट 12%, एंड द लॉस दैट विल बी बोर्न बाय द बैंक एट ईयर 3 एंड इज पेड नाउ ओनली। समझ में आया?
बैंक को पता चल चुका है कि वो तो लॉस हो गया इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। बैंक को तो लॉस हो गया। ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ना ये लोग आपस में, देखिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, एक बैंक को पता चल गया ईयर 2 के एंड में कि यार बैंक तो बोल रही है कि मेरे को तो लॉस हो ही गया। इस सामने वाले ई को मैं 1 लाख रुपए देने वाली हूँ लॉस में, क्योंकि 10% ही मुझे मिलेगा, 10,000 रुपये मिलेगा। इससे अच्छा तो किसी और को 12% में दे दूँ, किसी और को मैं 12% में दे दूँ। इससे क्या, इसके इसको तो लॉस हो रहा ही है, आज ही बियर कर लेते हैं। 1 साल बाद 2,000 रुपये का लॉस बुक करे बैंक बुक्स में, इससे अच्छा है कि आज ही बुक कर ले बुक्स में लॉस। ई भी सोच रहा है कि यार ये सब कहानीबाजी करना, यानी कि एफ को इन्वॉल्व करना, फिर एफ को पैसे देना, फिर उससे लेना पैसे, फिर बैंक को वापस करना, इस झंझटों से तो अच्छा है कि बैंक मान ले कि वो हार चुका है, वो लॉस बुक कर ले अपनी बुक्स में, मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। 2,000 रुपये तो थर्ड ईयर के एंड में खड़े ना, उसकी तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसकी आज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो थोड़ी कम होगी 2,000 रुपये से, वो निकाल लेते हैं, वो बैंक वाला दे दे मुझे। तो बैंक वाले के जो फंड्स हैं 1 लाख रुपीस, वो फ्री हो जाएंगे। वरना 1 लाख रुपए दे के लॉस कमाने से तो अच्छा है कि लॉस बुक कर लें बुक्स में और 1 लाख रुपए 12% के रेट में दे दें, सीधी बात। तो या 12% उससे ज़्यादा में दे दें, जैसा बैंक का मन करे। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड कैश सेटलमेंट। जैसे मैं समझा रहा था ना आपको ऊपर, शेयर के केस में क्या हो रहा था, फिजिकल सेटलमेंट। शेयर्स के केस में फिजिकल सेटलमेंट में ये हो रहा था कि जब एक्सपायरी डेट थी तो शेयर्स दिए जा रहे थे, पैसे मिल रहे थे, फिर शेयर्स को मार्केट में लेके गए, फिर वहाँ पे बेचे किसी और को, फिर वहाँ से पैसे मिले, फिर नेट निकाले कि घर में इतना पैसा आया, घर में इतना पैसा गया, नेट घर में कितना पैसा बचा। ये कैलकुलेशन हो रही थी फिजिकल सेटलमेंट में। कैश में क्या हो रही थी, जिस बंदे को लॉस हुआ वो प्रॉफिट वाले बंदे को पैसा दे दे रहा था। यहाँ पर भी वही हो रहा है कि बैंक जो